साल का संघर्ष किया उन लोगों ने। आप लोगों ने कृषियों के खिलाफ 3 काले कानून लाए ताकि कृषि सेक्टर को अदानी की जेल में डाला जा सके, ताकि कृषि सेक्टर इस देश के लोगों का पेट ना भर सके, ताकि कृषि सेक्टर पूंजीपतियों के हाथ में हो और अगर कभी अकाल पड़ जाए, कभी किसी तरीके का हादसा आए तो दोबारा से जैसे बंगाल में भूखमरी हुई थी उस तरीके से भूखमरी का आलम हो जाए। लेकिन इस देश के किसानों ने समझा और मैं गर्व के साथ कहता हूँ, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, यूपी राजस्थान के किसान, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल के किसान, सब लोग एक साथ आए। 700 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी और सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। ये 1 इंच पीछे न हटने वाली सरकार का सच ये है। और मैं जब कहता हूं कि 700 लोगों ने शहादत दिया, उसी साथ मैं ये भी कहता हूं कि वो शहादतें हैं, लेकिन उसी के साथ इस देश की सरकार ने 700 लोगों का कत्ल किया। अगर वो कानून ना आए होते तो दिल्ली की सड़कों पे किसान को ना बैठना पड़ता, अगर वहां की सर्दी में बुजुर्ग किसानों का ना बैठना पड़ता तो वो 700 लोग आज हम लोगों के बीच में जिंदा होते। सरकार उनकी कातिल है, उनके कातिलों को भी सजा मिलनी चाहिए। मणिपुर पे जिन लोगों ने नंगा करके इस देश की भारत माता को सड़कों पे परेड कराया, उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। वो लोग जो रोहित वेमुला के कातिल हैं, जिन लोगों ने ये स्मृति ईरानी जो MHRD मिनिस्टर थी तब, इसके लिखे हुए एक लेटर ने, बहुत बोलना आता है इनको टीवी पे जाके, बहुत ऊंची आवाज में ये बातें कर लेते हैं, लेकिन मैं एक बार कहता हूँ स्मृति ईरानी से, तुम उसकी कातिल हो रोहित वेमुला की। एक बार उसकी माँ की आंखों में आंखें डाल के एक बार बोलो उससे कि हम लोगों ने गलती किया, हमसे गलती हो गई, हम आपको माफ कर देंगे। लेकिन आप लोग माफी नहीं मांगिएगा, आप चुप करके बैठे रहिएगा और अहंकार से कहिएगा कि नहीं वो मर गया तो कोई बात नहीं, हजारों लोग मरते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन रोहित वेमुला को कभी नहीं भूलेगा, उसके काम को आगे लेके हमेशा जाएगा, ताकि इस देश में जहां लाखों लोगों को कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, SC, ST, OBC तमाम ऐसे लोग जिनको दरकिनार करके रखा गया, अगर वो पावर के सेंटर में आना चाहते हैं तो एजुकेशन पहला माध्यम है। उनके लिए एजुकेशन के रास्ते बंद करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना आजाद के नाम से चलने वाला फेलोशिप सरकार ने बंद कर दिया। SC, ST को आने वाला पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का आलम यह है कि हर बार बजट में उसका फंड पे कटौती कर दी जाती है। धीरे धीरे स्टूडेंट है जो स्कूल कॉलेज से दूर हो रहा है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तमाम हर जगह पे भरा पड़ा है, क्योंकि वो सरकार ये चाहती है कि हमारे लिए 1% लोग प्रायोरिटी हैं। बीजेपी की प्रायोरिटी पे सिर्फ इस देश का कॉर्पोरेट अदानी और अंबानी है, 99% लोग उनका प्रायोरिटी पे नहीं है। इसीलिए वो शरेआम कहते हैं जेब में पैसा है तो जाओ किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लो, जेब में पैसा है तो जाओ किसी प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करवा लो, जेब में पैसा है तो बड़ा अमाउंट दो और कहीं जाके नौकरी पालो। हम उनसे कहते हैं ये अदानी और अंबानियों का देश नहीं है, ये यहाँ के किसानों, मजदूरों, महिला, दलित, आदिवासी उन लोगों का देश है। और ये देश वैसे चलेगा जैसे इस देश का किसान, मजदूर, मुलाजिम, विद्यार्थी, छात्र और नौजवान चाहेगा। इस देश को अदानी और अंबानियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट भी बहुत जल्द रद्द करना पड़ेगा, नहीं तो 24 में जिसका ये सपना देखते हैं कि एक बार 24 जीत गए तो उसके बाद हमें कोई हराने वाला नहीं, इन लोगों को समझना चाहिए जिनके प्रति आज के फोर फादर्स, ये गोलवालकर और सावरकर जिनकी चाकरी करते थे, उन अंग्रेजों को तड़ाने वाले भगत सिंह और राउत थे, उन लोगों के रास्ते पे अगर तुम लोगों को अंग्रेजों की विरासत को आगे बढ़ाना है, अगर अंग्रेजों की विरासत को आगे बढ़ाना है, हम लोग इस बात के लिए, इस बात को दावे से कहते हैं, हम भगत सिंह के रास्ते से, सावित्रीबाई फुले के रास्ते से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप अंग्रेज बनने के रास्ते पे आगे बढ़िए, हर कदम पे आपको भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, सावित्रीबाई फुले तमाम लोग आपको हर मोड़ पे मिलेंगे। आपकी हार होगी, भगत सिंह के साथियों की हमेशा जीत हुई और जीत होगी, क्योंकि हम 1% की नहीं 99% की बात करते हैं। ये देश 1% से नहीं 99% से चलेगा। तो उसी मेजॉरिटी जिसका वहम है इस देश की बीजेपी की सरकार को, ये सोचते हैं कि मेजॉरिटी हमारे साथ है। मेजॉरिटी क्या है
क्योंकि इस देश में 80% हिंदू है, तो हिंदू हमारे साथ है। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि इस देश का हिंदू इस बात को समझ रहा है कि मंदिर और मस्जिद हमारा मसला नहीं, हमारा मसला राम और रहीम नहीं, हमारा मसला रोजी रोटी, शिक्षा, रोजगार और हेल्थ है। और वो समझ रहा है, इस देश का हिंदू समझ रहा है कि अगर उनकी कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो वो बीजेपी पार्टी है, जो वो भारतीय जनता पार्टी है, वो मोदी और अमित शाह है। इस बात को समझने वाले लोग, वो तमाम लोग जो मेजॉरिटी के रूप में इकट्ठा होंगे, और मेजॉरिटी किसी धर्म के नाम से, किसी जाति के नाम से नहीं होती, मेजॉरिटी काम करने वाले लोग, कामगारों के नाम से होती है। जब शिक्षा मांगने वाले लोग सड़कों पे निकलेंगे तो निश्चित तौर पे हिंदू लोग जिनके पास शिक्षा नहीं है वो सबसे आगे की कतारों में होंगे। जब रोजगार की बात की जाएगी तो तमाम युवा जो इस देश में डिग्री पाया लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा, उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, एथीस्ट, हर तरह के लोग उसमें शामिल रहेंगे। बीजेपी की मेजॉरिटी माइनॉरिटी में बदलेगी, हमारी माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बदलेगी और हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। अंत में साथियों, जब हम लोग यहाँ पे बैठ के चर्चा करेंगे 2 दिन तक, ओडिशा स्टेट का एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, आगे का रूपरेखा बनाएंगे। मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी की सरकार सीए एनआरसी के नाम के कानून लेके आई क्योंकि उनको धर्म के नाम पे देश को बांटना है। वो यूसीसी पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा करवाए क्योंकि उनको लगता है कि किसी की शादी कैसे हो, किसी का डिवोर्स कैसे हो, कोई बच्चा पैदा कैसे करे, हर चीज में उनको घुसना है। लेकिन हम उनको कहते हैं कि जब रोजगार की बात आती है तो आप चुप कर जाते हो, जब शिक्षा की बात आती है तो आप चुप कर जाते हो। आपके मसले देश को धर्म और जाति के आधार पर बांटने के मसले नहीं है, शिक्षा, रोजगार और हेल्थ के मसले हैं। अगर है हिम्मत, जिसके लिए हम लगातार लड़ाई कर रहे हैं कि भगत सिंह इस देश का नौजवानों का आइकॉन है, वो देश के लोगों का हीरो है। भगत सिंह के नाम से पूरे देश में लागू होने वाला भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अगर हिम्मत है तो लाओ पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसका ड्राफ्ट और करो उसको पारित, ताकि इस देश का कोई भी बेटा बेटी जो 18 साल की उम्र क्रॉस करता है उसको किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ ना देखना पड़ता हो। वो अगर टीचर बनना चाहता है तो सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज में टीचर का नौकरी पा सकता हो। अगर वो डॉक्टर, कोई मेडिकल ऑफिसर, किसी तरीके का लैब टेक्नीशियन, कोई नर्स बनना चाहता है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में 2-2, 3-3, 4-4 हजार की नौकरी न करनी पड़ती हो, वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सम्मानजनक नौकरी पा सकता हो। अगर कोई पायलट बनना चाहता है तो उसको किसी की इंडिगो या स्पाइस जेट जैसी प्राइवेट एयरलाइन न उड़ानी पड़ती हो, वो गर्व के साथ इंडियन एयरलाइन को उड़ा सकता हो। इस बात के लिए हम कहते हैं, इस बात के लिए कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को पारित करना होगा। और इस मंच से सम्मान के साथ मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों ने उसके लिए जितने भी पार्लियामेंट मार्च किए, जिसमें उड़ीसा का आप तमाम लोग शामिल हुआ, तो आप लोगों ने लाठियां भी खाई, पिटे भी हम लोग, केसेस भी बने, लेकिन बनेगा क्या लड़ाई को नहीं छोड़ा। और मैं धन्यवाद देता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी के उन 2 एमपीज को, कॉमरेड संतोष कुमार और कॉमरेड विनय विश्वम, जो केरल से है, जिन लोगों ने हमारी सड़क की लड़ाई को पार्लियामेंट के अंदर तक लड़ा। वो 900 की पार्लियामेंट, जिसमें लगभग 900 पार्लियामेंट मेंबर हो, 2 लोग ही बोले, लेकिन हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आपने सड़क का लड़ाई को पार्लियामेंट के अंदर तक उठाया। और ये मांग अभी रुकेगी नहीं, जब तक बनेगा का कानून इस देश में पारित नहीं हो जाता तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। क्योंकि अग्निपथ जैसी स्कीम जो आपको यह सिखाती है कि चाइना के साथ हमारे देश के रिलेशन क्या है, हर रोज किसी न किसी पॉइंट पे गन फायरिंग होती है। आपका म्यांमार के साथ क्या है, ये मणिपुर वाले कन्फ्लिक्ट से पता चलता है। बांग्लादेश के साथ आपकी नहीं बनती, पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ आपकी नहीं बनती। हर रोज किसी न किसी शहीद की लाश तिरंगे में लिपटी हुई किसी न किसी मजदूर और किसान के घर को आती है, और दूसरी तरफ आप स्कीम लेके आए। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर को। आप कह क्या रहे हैं, आपको आर्मी में भर्ती होना है, फौज में भर्ती होना है, लेकिन दिया क्या जाएगा, 4 साल की नौकरी दी जाएगी आपको, उसके बाद कुछ पैसा देकर पीछा छुड़वा लिया जाएगा।